हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर। जैसा कि हमने कहा था कि पार्ट 2 में हम लाएंगे बदलती हुई संस्कृति परंपराओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह वह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और इससे आधुनिक युग का आरंभ क्यों समझा जाता है। मतलब कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और इससे आधुनिक युग का आरंभ क्यों समझा जाता है। जैसे कि पहला उत्तर है, पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म या पुनः जागृति, पुनः मरुस्थल आदि के नामों से जाना जाता है। और दूसरा, पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसां कहते हैं, जो फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। यह काल 14वीं से 16वीं सदी के बीच माना जाता है और आधुनिक युग का आरंभ पुनर्जागरण से ही हुआ है। मतलब कि इस पाठ में पढ़ाया गया है, पुनर्जागरण का मतलब है कि पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं और पुनर्जागरण मतलब होता है पुनर्जन्म। और ये 14वीं और 16वीं सदी की बात है और आधुनिक युग का आरंभ पुनर्जागरण से ही हुआ है। अब पढ़ते हैं पुनर्जागरण और युग का आरंभ कैसे हुआ। इस युग में पुरानी और माध्यम कालीन रूढ़िवादी मान्यता समाप्त होने लगी। मतलब कि पुरानी रूढ़िवादी मान्यता समाप्त होने लगी और इस काल में नई वैज्ञानिक आविष्कार हुए और कला तथा साहित्य के क्षेत्र में नई विचारधारा का उदय हुआ। आइए पढ़ते हैं प्रश्न टू पढ़ते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले यूरोप में ही क्यों हुआ। पहला, धर्म युद्ध। पहला कारण है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मुसलमानों ने जेरूसलम को स्वतंत्रता कराने के लिए लड़ा और नए ज्ञात का मार्ग दिखाने में धर्म युद्ध का विशेष योगदान रहा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट है, वो है नई आविष्कार। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार मार्को पोलो द्वारा किया गया और गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। छापे खाने का आविष्कार, जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार 1456 में किया। अब पुस्तक तेजी से छपने लगी थी। मतलब पहले क्या होता था, जब पहले वो छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले पुस्तकें बहुत मंदी छपा करती थी, परंतु जब 1456 में छापे खाने का आविष्कार हुआ तो पुस्तकें बहुत तेजी से छपने लगी। आइए पढ़ते हैं तीसरा जो पॉइंट है, धर्म युद्ध के सुधार। मतलब धर्म युद्ध है क्या, धर्म युद्ध से हुआ क्या था। धर्म युद्ध आलोचना की लहर में अनेक विद्वानों ने चर्च के अधिकारों को चुनौती दी। मतलब कि धर्म युद्ध की लहरों में अनेक विद्वान थे जिनने चर्च को चुनौती दी और जन साधारण पहली बार यह सोचने लगे कि चर्च के नियम या अंतिम नहीं है। मतलब कि ये जो चर्च की जो बातें हैं ये अंतिम नहीं है, अभी ये इतना कर लगा रहे हैं, आगे जाके और लगाएंगे। और इन विचारों ने मनुष्य के विचारों में जागृति की, मतलब पुनर्जागरण किया, पुनर्जागरण किया, उन्हें आत्मविश्वास दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। आइए, मानवतावाद के विशिष्ट अभिलक्षण का वर्णन कीजिए। मतलब मानवतावाद है क्या। मतलब कि मानवतावाद की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद का अर्थ था मनुष्य में रुचि लेना, उनका आदर करना। मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है और मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करता है तथा उनके जीवन को सुधारने का, समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा इस लोक को महत्व दिया गया है जिसमें हम रहते हैं। मतलब कि मानवतावाद का अर्थ है मानव में रुचि लेना या उनका आदर करना। मानवतावाद मनुष्य की समस्या का अध्ययन करता है और उनके महत्व को स्वीकार करता है और उनके जीवन को सुधारने का काम करता है। और जो मानवतावाद है, पुनर्जागरण का जो काल है, उस काल में परलोक की अपेक्षा में इस लोक को महत्व दिया गया है जिसमें हम रहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हमने इस चैप्टर में सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चन पढ़े हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और ये 2026 में भी 100% पूछे जाएंगे। आइए पढ़ते हैं, पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब जब पुनर्जागरण था उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी और कैसी थी। पहली स्थिति, महिलाओं को नागरिकता के अधिकारों से दूर रखा गया। मतलब उन्हें नागरिकता से दूर रखा गया ताकि उनका विकास ना हो और उनका शोषण किया जा सके। वो सार्वजनिक जीवन के अभिजात एवं संपन्न परिवार के पुरुषों के दबदबा था। मतलब कि जो
संपूर्ण वर्ग थे उनका दबदबा था, और घर परिवार के मामलों में भी वही निर्णय लेते थे, मतलब पुरुष निर्णय लेते थे, महिला निर्णय नहीं लेती थी। और उस समय के लोग अपने अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, इसका कारण अपनी जिम्मेदारी को उठा सके। मतलब जो उस समय का जो समय था वह सिर्फ लड़कों को शिक्षा दिया जाती थी, ताकि इसका कारण यह था कि वो जिम्मेदारी को उठा सके। और कभी कभी वह लोग अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए चर्च को सौंप दिया करते थे, ताकि वह चर्च के कार्यों को सीख सके। और जो विवाह से प्राप्त महिलाओं के दहेज को वह पारिवारिक कामवार में लगा देते थे, मतलब कि अपने घर के काम वाम में लगा लेते थे। और महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने पति को कारोबार में कोई राय दे सके। और दहेज का प्रबंध ना हो पाता तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुओं का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। और आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित थी, और उन्हें घर परिवार को चलाने के रूप में देखा जाता था। हे गाइस, अगर जैसे कि हमारा चैप्टर पूरा हुआ, अगर इस चैप्टर में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि देख लेते हैं, हमने ये पढ़ा था। जैसे कि आपको नोट करने के लिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये नोट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप नोट करें। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 2026 में 100% पूछे जाएंगे। जैसे कि अब हमने बदलती हुई संस्कृति पढ़ी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल निवासियों का विस्थापन। उसमें पहले हम समझेंगे चैप्टर को समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे। हाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।